नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे भूगोल कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय का जो पाठ है तीसरा, जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का। तो एक वीडियो इसका कल बनाया था। तो आज जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे और इससे आगे का जो टॉपिक है इस अध्याय में बचा हुआ उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर जो कारक दे रखे हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में, उनमें भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है और इनके दोनों के प्रकारों में भी जो टॉपिक है मुख्य रूप से वो शामिल है। जैसे भौतिक कारकों में जलवायु है, उच्चावच है, आपूर्ति, मृदा है और आर्थिक कारकों में खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक और इस तरह से इनकी डिटेल के बारे में हम जानेंगे। जैसे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जो पहला कारक है यहाँ पर भौतिक कारक। तो भौतिक कारकों में जलवायु का क्या महत्व है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में। जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक जलवायु है और भूमध्य सागरीय प्रदेश की समशीतोष्ण जलवायु के कारण ही प्रारंभिक काल में वहाँ मानव निवास करने लगा। इसके विपरीत कांगो, अमेजन बेसिन, मंगोलिया, सहारा तथा अंटार्कटिका आदि क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु के कारण बहुत कम लोग निवास करते हैं। यानी कई क्षेत्र ऐसे हैं विश्व के जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम मात्रा में निवास करती है। जैसे जो पुस्तक है कक्षा 12 की, इसके अध्याय में हम देखते हैं। मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश हो, जैसे साइबेरिया का क्षेत्र है और अलास्का है, अंटार्कटिका का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जैसे यहाँ पर दे रखा है जनसंख्या के घनत्व का वितरण। तो सहारा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, मंगोलिया में मात्र एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में पाया जाता है जनसंख्या का घनत्व। और दूसरी ओर देखें तो जैसे सिंगापुर है, तो सिंगापुर में 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है यहाँ जनसंख्या का घनत्व। और जो विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन की रिपोर्ट है 2015 के अनुसार, उसके अनुसार विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से जलवायु का बहुत बड़ा महत्व है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में। दूसरा इसमें बिंदु है उच्चावच। प्रत्येक रूप से धरातल की बनावट किसी प्रदेश के आर्थिक उन्नति की सीमा निर्धारित करती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। लोग समतल मैदानों व उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में बसने को वरीयता देते हैं। उच्चावच का मतलब होता है जो पृथ्वी पर जो पृथ्वी की बनावट है उसका ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक बसती है, जैसे मैदान हुए या नदियों की घाटियाँ हुई, सागर के किनारे हुए, महासागरों के तट हुए। तो ऐसे क्षेत्रों जैसे
विश्व का ये नक्शा है, तो इसमें इसमें दे रखा है कि जो शीतोष्ण कटिबंध है, ये यहाँ पर देखिए शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। तो इस शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ये क्षेत्र आते हैं, जैसे ये भूमध्य रेखा है यहाँ पर, तो इसके आसपास का जो एरिया है 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। और यहाँ से 23.5 से 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों में, ये होता है शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र। और जो 66.5 से 90 डिग्री के बीच का क्षेत्र होता है वो शीत कटिबंध के क्षेत्र में आता है। तो इसी प्रकार उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। तो उच्चाउच्च का बड़ा योगदान है जनसंख्या को प्रभावित करने का। इसी प्रकार से आपूर्ति, जैसे जल की प्राप्ति जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को अधिकतम प्रभावित करती है। जल की प्राप्ति जनसंख्या वितरण को और उसके घनत्व को ज़्यादा प्रभावित करती है। कारण है कि जो नदी घाटियाँ है विश्व के प्राचीनतम और सघन बसे हुए क्षेत्र रहे हैं। विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है वो पहले प्राचीन काल से ही नदी घाटियों के तलहटी में बसी हुई थी, और इसका प्रमुख कारण था क्योंकि लोगों को नदियों की घाटियों के आसपास रहने से जल की प्राप्ति आसानी से उपलब्ध रहती थी। जल का उपयोग घरेलू कार्य, औद्योगिक इकाइयों, सिंचाई आदि में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो तीसरा टॉपिक है इसका जल की उपलब्धता, ये भी प्रमुख कारण है जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए। और अगला बिंदु इसमें मृदा, मिट्टी। उपजाऊ भूमि वाले समतल मैदानों में खाद्यान्नों की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। यानी जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ पर समतल मैदानों के अंदर खाद्यान्नों की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होती है, और इसलिए जनसंख्या उन क्षेत्रों में सघन रूप से पाई जाती है। दूसरा बिंदु इसमें आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में कौन कौन से कारण है जिनके कारण जनसंख्या प्रभावित होती है। पहला बिंदु इसमें खनिज, आर्थिक कारक और इनमें खनिज। खनिज उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद होते हैं, खनिज उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद होते हैं, और खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है, जिस कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अफ्रीका व जाम्बिया की तांबा पेटी, अफ्रीका और जाम्बिया की तांबा पेटी, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की कालगुरली और कुलगार्डी स्वर्ण खद्यान, सोने की खनि, और यूरोप में कोयला पेटी में स्थित देश जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में अधिक जनसंख्या का पाया जाना प्रमुख कारण है। तो इन क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता के कारण यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। दूसरा बिंदु है इसमें आर्थिक कारकों में नगरीकरण। नगरीकरण प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के बढ़ते अनुपात की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के बढ़ते अनुपात की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नगरीकरण कहा जाता है। नगरों में रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षिक, चिकित्सा, परिवहन, संचार सुविधाएं लोगों को नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा बिंदु है औद्योगिकरण। औद्योगिक इकाइयों रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश औद्योगिक इकाइयों की अधिकता के कारण सघन बसा हुआ क्षेत्र है।
चौथा बिंदु है इसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं, जिस कारण वहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जबकि जिन क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता रहती है वहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। यानी जहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो धार्मिक क्षेत्र होते हैं मुख्य रूप से हैं, तो ऐसे क्षेत्रों पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और जिन क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक तौर से अस्थिरता पाई जाती है वहाँ जनसंख्या का बसाव बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के जो सामाजिक और राजनीतिक सामाजिक दिनचर्या होती है वो अव्यवस्थित रहती है राजनीतिक अस्थिरता के कारण। तो यही कारण है कि इस क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव कम होता है, और जहाँ पर आध्यात्मिकता ज़्यादा होती है या सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण अच्छा रहता है वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समयावधि में होने वाली बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। इसकी परिभाषा इधर भी दे रखी है। जनसंख्या वृद्धि की किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ये परिभाषा इसमें किताब में भी। विश्व जनसंख्या वृद्धि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सैपियंस की उत्पत्ति के समय विश्व की जनसंख्या 50 लाख थी। इस समय जनसंख्या में वृद्धि अत्यंत धीमी गति से हुई। 20,000 वर्ष पूर्व मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि का दौर प्रारंभ हुआ। 15,000 वर्ष पूर्व जब मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया तब खाद्य आपूर्ति निश्चित हुई, जिससे पर्याप्त पोषण हो सका और जनसंख्या में और अधिक वृद्धि हुई। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी, जो 1850 ईस्वी में बढ़कर 100 करोड़ तक पहुंच गई, और 1930 में ये जनसंख्या 200 करोड़ के आंकड़ों को छू लिया इसने, और 1987 में 500 करोड़ तक जनसंख्या हो गई विश्व की, और 2015 में ये जनसंख्या हो गई 721 करोड़। 2015 में 721 करोड़ जनसंख्या हो गई, और इसी के आधार पर 2025 में इसके 781 करोड़ होने का अनुमान है, और 2050 ईस्वी तक 903 करोड़ जनसंख्या होने का अनुमान लगा रहे हैं। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है विश्व की, उसके आधार पर 2050 तक विश्व की जनसंख्या 900 करोड़ होने की संभावना है, और जो 2025 है इसमें 781 करोड़ जनसंख्या का अनुमान लगाया गया। यहाँ पर देखिए 2025 में 781 करोड़, जो एक पिछला वीडियो था इस पाठ का, उसमें 2025 में लगभग 800 करोड़ जनसंख्या होने के आंकड़े दे रखे थे। तो ये संभावित आंकड़े हैं, हो सकता है दो अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़े मिल जाए, तो ये कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इसमें अनुमानित आंकड़े दे रखे हैं यहाँ पर। 2025 में 781 करोड़ और 2050 ईस्वी तक 903 करोड़ जनसंख्या होने का अनुमान है सिर्फ। जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक निम्न है। मृत्यु दर में गिरावट। विगत कुछ वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण संक्रामक रोगों और महामारियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण से
मृत्यु दर में भारी गिरावट आई। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। यानी जनसंख्या वृद्धि का ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि आधुनिक विश्व में जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का विस्तार हुआ है, उससे जो खतरनाक और जानलेवा संक्रामक रोग थे, महामारियां थी, उन पर पूर्णतः या लगभग नियंत्रण कर लिया गया है, और इसी कारण से मृत्यु दर में अचानक गिरावट आई। और इसका परिणाम ये हुआ कि जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो काफ़ी तेज हो गई। दूसरा कारण है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। वर्तमान में परिवहन और संचार सुविधाओं के विस्तार के कारण खाद्य पदार्थों की निश्चित और नियमित आपूर्ति संभव होने के कारण भी जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। जो परिवहन और संचार सुविधाएं हैं, इनके कारण वर्तमान में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर खाद्यान्न की कमी हो। लगभग हर जगह खाद्यान्न की आपूर्ति समय पर और नियमित रूप से हो रही है। ये भी मुख्य कारण है कि भुखमरी के कारण कोई भी अब अ, अपनी जान नहीं गंवा रहा है, और इसी कारण से जनसंख्या की जो वृद्धि है तीव्र गति से होती जा रही है। तीसरा बिंदु है इसमें औद्योगिक विकास। औद्योगिक इकाइयों द्वारा लोगों का रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। औद्योगिक इकाइयों द्वारा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, जिससे मानव के जीवन स्तर में सुधार हुआ और परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में कमी और जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। चौथा बिंदु है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मशीनों यंत्रों द्वारा कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करके तथा महामारी और संक्रामक रोगों के विरुद्ध चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाकर जनसंख्या वृद्धि में सहायता दी है। यानी आधुनिक युग में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, उसके कारण मुश्किल से मुश्किल महामारियों, बीमारियों और संक्रामक रोगों का भी उपचार चिकित्सा के माध्यम से ठीक हो जाता है। और लगातार इस क्षेत्र में नए अनुसंधान किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले जो संक्रामक बीमारियां हो या कोई भी महामारियां फैले, तो उनसे भी निपटा जा सके। अब है प्रवास। प्रवास के कारण अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न प्रमुख समस्याएं। अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न प्रमुख समस्याएं। पहला है इसमें अत्यंत तीव्र वृद्धि। यानी अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण जो प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती है, उनमें से अत्यंत तीव्र वृद्धि होना, जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है। दूसरा कारण है सीमित संसाधन। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो संसाधन है उनकी मात्रा सीमित रह गई है, और प्रत्येक व्यक्ति को जो ज़रूरतें होती है उनके लिए वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है सीमित संसाधनों के कारण। तो जनसंख्या वृद्धि होने के कारण संसाधनों की कमी लगातार होती जा रही है। इसी प्रकार से तीसरा कारण है इसके अंदर, तीसरी समस्या वितरण से केंद्रित। और चौथा कारण है इसमें बिना बसे विभागों में निराशा। यानी कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में निराशा फैली है। प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। तो ये मुख्य रूप से
अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न प्रमुख समस्याएं हैं। अब अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्या का प्रमुख समाधान। पहला है इसमें संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। और दूसरा बिंदु है सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना। तीसरा शिक्षा का प्रसार और विज्ञान व तकनीकी प्रशिक्षण के अधिक से अधिक प्रचार से जागरूकता लाना। चौथा है कृषि व नवीकरणीय। पांचवा सागरीय संसाधनों का उपयोग। और छठा है जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास। तो इसमें जो पहला बिंदु है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। तो जो वृद्धि जिस तरीके से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उसके हिसाब से लोगों के अनुपात में संसाधनों का लगातार कम होते जाना ये एक प्रमुख समस्या थी। तो संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके और आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करके इसके अनुपात को बैलेंस में ला सकते हैं। और दूसरा प्रमुख था इसमें सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना। जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार सभी लोगों को उचित मात्रा में सतत पोषणीय विकास की आपूर्ति के लिए लगातार ऐसी चीज़ों का उत्पादन करना जिससे सभी लोगों को सतत पोषणीय विकास की आपूर्ति की जा सके। तीसरा बिंदु इसमें शिक्षा का प्रसार और विज्ञान तकनीकी प्रशिक्षण से अधिक प्रचार से जागरूकता लाना। यानी लोगों में जब शिक्षा का प्रसार होगा और विज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से उसमें उन लोगों में जागरूकता आएगी तो जनसंख्या वृद्धि दर भी कम होती जाएगी। यानी लोग जागरूक होंगे और अधिक जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगी। कृषि का नवीकरणीय। कृषि के क्षेत्रों में आज भी काफ़ी भारत और विश्व के अन्य देशों में प्राचीन तरीके से कृषि की जाती है। तो जो देश ऐसे प्राचीन ढंग से आदिम ढंग से कृषि करते हैं पुराने औजारों से या जो पुराने कृषि यंत्र हैं उनसे पैदावार करते हैं तो उन लोगों को कृषि का नवीकरण करना चाहिए। कृषि में जो आधुनिक यंत्र है आधुनिक ढंग से की जाने वाली कृषि के उपकरण है उनका प्रयोग करके कृषि क्षेत्रों की जो पैदावार दर है उसको बढ़ावा देना चाहिए। सागरीय संसाधन का उपयोग। खाद्यान्नों की आपूर्ति और संसाधनों की जो कमियां है लोगों में उनको पूरा करने के लिए सागरीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि सागर में महासागर और सागर के क्षेत्र हैं सागरीय क्षेत्र महासागरीय क्षेत्र वहाँ संसाधनों की प्रचुरता है। वहाँ के संसाधनों को उपयोग में लेकर संसाधनों की कमी को दूर किया जा सकता है। छठा है इसमें जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है वहाँ का जो लोगों का बसावट है उन बसावटों को आसपास के जो कम बसे हुए क्षेत्र है उन क्षेत्रों में उनका प्रवास करके भी जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। और एक कारण है देरी से विवाह और परिवार नियोजन अपनाना। अगर विवाह की उम्र में बढ़ोतरी होगी जैसे अभी यहाँ हमारे लड़की की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 वर्ष तय कर रखी है विवाह की। तो अगर इसकी उम्र बढ़ा दी जाए विवाह की या फिर विवाह देरी से किया जाए और
लोग परिवार नियोजन के तरीके अपनाएं तो जनसंख्या वृद्धि में कमी लाई जा सकती है। तो इस प्रकार ये जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न जो समस्याएं होती है उसके प्रमुख समाधान दिए हुए हैं यहाँ पर। अब है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले थॉमसन और नोटेस्टिन ने 1929 में किया था। ये सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास की प्रक्रिया के बीच संबंध बताता है, जिसकी सहायता से किसी क्षेत्र की भविष्य में जनसंख्या का आकलन किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में परिवर्तन 5 प्रमुख अवस्थाओं में होता है और इन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहते हैं। ये अवस्थाएं निम्न प्रकार है। पहली अवस्था है कि इस अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि धीमी होती है। यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। और इसका कारण ये होता है कि जो अशिक्षा और रूढ़िवादी क्षेत्र होते हैं, विशेष तौर से उन देशों में महामारियां ज़्यादा होती है, भोजन की भी कमी होती है और इसी कारण से वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ की जो जनसंख्या वो लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण इन बीमारियों का शिकार बनती है, महामारियों का शिकार बनती है और कुपोषण का शिकार रहती है। इस कारण वहाँ मृत्यु दर की संख्या या मृत्यु दर ज़्यादा होती है और यही कारण है कि जो वहाँ की जनसंख्या की वृद्धि होती है वो काफ़ी धीमी होती है। जैसे मुख्य रूप से सूडान है, कांगो है, नाइजीरिया है, ये प्रमुख देश है जहाँ पर जनसंख्या वो अशिक्षित है और रूढ़िवादी विचारधाराओं की जनसंख्या है। तो ऐसे लोगों के आसपास में ऐसे लोगों की बस्तियों में महामारियाँ ज़्यादा फैलती है और भोजन की कमी के कारण कुपोषणता बढ़ती है और भूखमरी के कारण भी लोगों की मृत्यु होती रहती है। तो मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही उच्च होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि काफ़ी धीमी रहती है। दूसरी अवस्था है, इस अवस्था में उच्च जन्म दर के साथ घटती हुई मृत्यु दर रहती है। अफ्रीका के अधिकांश देश इस अवस्था में है, यानी मृत्यु दर उच्च जन्म दर के साथ घटती हुई मृत्यु दर। जन्म दर ज़्यादा होती है और मृत्यु दर घटती हुई अवस्था में रहती है यहाँ पर। और अफ्रीका के अधिकांश देश इस श्रेणी में आते हैं। जैसे कक्षा 12 की पुस्तक है, इसमें भी दे रखा है इसको। ये दे रखे हैं यहाँ पर, देखिए। दूसरी अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर गिरती हुई अवस्था में प्रतीत होती है। और अफ्रीका के अधिकांश देश जो सन 2000 तक प्रथम अवस्था में थे, अब साक्षरता एवं नगरीकरण के बढ़ने से इस अवस्था में आते जा रहे हैं, जहां जनसंख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। इसी प्रकार तीसरी अवस्था इसमें उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जिससे जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा दी गई है। और ये जो अवस्था पाई जाती है, ये भारत सहित एशिया महाद्वीप के पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश आदि देशों में को इसी वर्ग में सम्मिलित किया गया है।
तीसरी अवस्था, इसमें उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर है। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। भारत के सभी उत्तरी राज्य, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल इस वर्ग में सम्मिलित है। चौथी अवस्था में जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न होती है, और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन इस वर्ग में आते हैं। पांचवी अवस्था है, इसके अंदर जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था है, जिसमें जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही निम्न होते हैं। अधिकांश जनसंख्या शिक्षित और नगरों में निवास करती है। यूरोप के अधिकांश राष्ट्र तथा जापान इस वर्ग में सम्मिलित है। अब इसमें जो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है, इसको एक और ढंग से समझा जा सकता है। जो जिस क्षेत्र में लोग अशिक्षित होते हैं उनका शिक्षित होना, और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का नगरीय क्षेत्रों में जाना, खेतीहर का औद्योगिक के क्षेत्र में पहुंचना, ये सब जनांकीय संक्रमण के नाम से जाने जाते हैं। इसमें एक पुस्तक और उसके अंदर और थोड़ा सही ढंग से समझा रखा है। इसमें देखिए, जनांकीय चक्र, ग्रामीण और खेतीहर का नगरीय और औद्योगिक में बदलना जनांकीय संक्रमण है। और ये जो मानचित्र है, इसमें विश्व की जनसंख्या घनत्व दर्शाया गया है कि कौन कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार से लोगों की बसावट है। तो ये कल बता दिया था इसके बारे में। तो भूगोल का ये जो तीसरा अध्याय है यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।